हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, चलिए देखते हैं। तो हमने ये जान लिया है कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, बुआई कैसे करते हैं और फसल में खाद और उर्वरक कैसे देते हैं, फसल की सिंचाई कैसे करते हैं, फसल को खरपतवार से सुरक्षा कैसे करते हैं, फसल को कैसे सुरक्षित रखते हैं खरपतवार से। और अब हम जानेंगे कि फसल की कटाई और फसल का भंडारण कैसे करते हैं। और इसी के साथ जंतुओं का जो पशुपालन होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे जो पिछले वीडियो हैं नहीं देखे हैं, जो चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं 8th क्लास का, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट बुक एक्सप्लेनेशन और क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट बुक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इन सब की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो कोई भी क्लास आपकी छूटे ना। और अब आपके एनसीईआरटी साइंस से आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट सीटेड पेपर 2 में, उन सब के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो हमारा टॉपिक है कटाई। फसल को बोने के बाद, फसल की सिंचाई करने के बाद, खरपतवार से बचाने के बाद, अब फसल जब पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है तो अब आती है फसल को काटने की बारी। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद हम उसे जब काटते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम कटाई बोलते हैं। कटाई के दौरान पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक तो तरीका होता है कि जो फसल है हमारी, उसका पूरा पौधा हम जड़ से खेत से निकाल लें। दूसरा कि हम फसल को ऊपर से काट के अलग कर ले और नीचे का हिस्सा छोड़ दें। तो हम क्या करते हैं, जो अनाज होता है, फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है और हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। तो ये पारंपरिक उपयोग थे जिनके द्वारा दराती हम बोलते हैं, जिससे उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हाथ से कटाई करते हैं। तो हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ के द्वारा कटाई की जाती है। तो दराती किस तरीके की होती है, तो दराती इस तरीके की होती है जिसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है और ये ब्लेड जैसा होता है बड़ा सा, इसको हम दराती बोलते हैं। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, फसल जो होती है खेत में उसको हाथ से काटते हैं। एक मशीन का भी उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, काटी गई फसल से बीज, दाने और भूसे को अलग करते हैं। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। हार्वेस्टर से हम फसल को काटते हैं और फसल काटने के बाद जब हम फसल क्या होता है, जैसे आपने गेहूं देखा होगा तो गेहूं छोटी छोटी बालियों में होता है, और अगर आपने धान देखा होगा तो वो भी बालियों में, धान ऐसे करके अंदर चावल जो होता है उसके छिलके, ऊपर एक छिलका होता है, कवर होता है और अंदर चावल होता है। या फिर इस तरीके से जब हम फसल को, उसका जो भूसा है या जो एक्स्ट्रा जो पार्ट रहते हैं पौधे के, उसको जब हम अलग करते हैं तो हम उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। साफ साफ जो दाना और उसका भूसा अलग करना है, इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में एक और मशीन का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन मशीन। कंबाइन भी यही करती है कि फसल को और भूसे को अलग कर देती है। तो आप देखेंगे कि जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। कंबाइन कैसी मशीन है,
अब जो हमारी नई मशीन आई है उसको बोलते हैं कंबाइन, और ये हार्वेस्टर और थ्रेसर को मिला कर के बनी हुई है। मतलब ये हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम एक साथ करती है। इससे किसानों को भी आसानी हो जाती है। मतलब ये फसल को काटती भी है और ये फसल को काटती भी है और दानों को भी अलग करती जाती है। तो इसको बोलते हैं कंबाइन। तो ये इस तरीके की मशीन होती है। आपने देखा चित्र में, छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अनाज के दानों को फटक कर साफ करते हैं। फटकने का मतलब ये है, फटकने की एक मशीन होती है। फटकने का मतलब ये है कि विनोइंग से साफ करते हैं। आपने विनोइंग के बारे में सुना होगा, जब फसल को उसके भूसे से अलग करते हैं, इसको हम विनोइंग ही बोलते हैं। तो इसको हम अलग करते हैं। विनोइंग के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ भी चुके हैं। तो विनोइंग के लिए जो मशीन यूज की जाती है वो इस तरीके की मशीन होती है। ये जो छोटे किसान होते हैं, जिनको छोटे किसान जो होते हैं वो कम थोड़ी मात्रा में जिनकी फसल होती है उसके लिए ये यूज करते हैं। बाकी बड़े लेवल पे कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेसर, यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जब भी हमारे यहाँ कटाई होती है तो एक पर्व, बहुत सारे पर्व अलग अलग राज्यों में अपने अपने तरीके से इस उत्सव को मनाया जाता है, और उन सभी पर्वों के राज्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं। क्योंकि 3-4 महीने की जो परिश्रम के बाद कटाई आती है, फसल पकती है, स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। इस समय थोड़ा आराम करने व खुशी मनाने का है। यह समय जो होता है फसल को काटने के बाद जब फसल घर आ जाती है, तो यह जो समय है ये क्या है, खुशी मनाने का समय है। क्योंकि पिछली जो ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है, इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नवान्या एवं बिहू, ये सब क्या है, कटाई से जुड़े हुए पर्व हैं जो हमारे भारत देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं फसल के पकने पर। आगे देखते हैं, अब फसल कट गई है तो अब हम फसल का भंडारण कैसे करते हैं, कैसे हम फसल को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखेंगे और उसका यूज करेंगे। तो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहा और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हम डायरेक्ट खेत से फसल को लाते हैं, कुछ दिनों तक उसमें काफ़ी नमी होती है। तो क्या करते हैं, यदि फसल के दानों यानी कि बीजों को सुखाए बिना भंडारित अगर हम कर देते हैं तो उनके खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, फसल को सुखाते हैं धूप में। जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। जब भी उन पर कोई जीव आक्रमण कर देता है, उनको थोड़ा बहुत जैसे कि खा लेता है, घुन वगैरह लग जाता है, तो वो दोबारा अंकुरण के लिए उपयोग में नहीं लाए जा सकते, इसीलिए हम उनको सेव रखते हैं। भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणुओं एवं कवक से जो है सुरक्षा हो जाती है। फिर क्या होता है, किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों में करता है। तो जिसके यहाँ जैसी फसल होती है, कम फसल हुई है, तो वो जूट के बोरों में या धातु के बड़े पात्र होते हैं, जैसे टिन वगैरह की बड़ी टंकियाँ होती हैं, लोहे के बर्तन होते हैं। और परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर अगर भंडारण हमें करना हो, नहीं और बड़े पैमाने पर जो कि बिजनेस के पर्पज से जो करते हैं, तो वो साइलो में रखते हैं, भंडार गृहों में किया जाता है। तो साइलो और जो भंडार गृह होते हैं उनमें किया जाता है। अब साइलो क्या होता है, तो साइलो इस तरीके का होता है, ये है साइलो। इस तरीके की यहाँ पर टंकियाँ लगी रहती हैं बहुत सारी, और ये ढकी हुई चावल, दाल, गेहूँ, धान, मक्का, जितने भी अनाज होते हैं वो इसमें रखते हैं। जिनके ज़्यादा अनाज होता है वो किसान, तो इसको बोलते हैं साइलो। और जो जूट के बोरों में रखे जाते हैं उनको भंडार गृह में इस तरीके से रख दिया जाता है, क्योंकि अगर घर में रखने की ज़्यादा अनाज की जगह नहीं है या फिर अनाज ज़्यादा हो गया है, तो हम उसको इस तरीके से भंडार गृहों में बोरों में करके भंडारण करते हैं।
तो इससे क्या होता है, जो अनाज होता है वो पीड़क, चूहा एवं कीटों से क्या होता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। तो हमारे घरों में तो नीम की सूखी पत्तियां यूज की जाती हैं, लेकिन अगर बड़े लेवल पे हम इसको बचाते हैं तो हम क्या करते हैं, रासायनिक चीज़ों का भी उपयोग करते हैं। तो ये टॉपिक तो हमारा फसल वाला पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अब हम जानते हैं जंतुओं से भोजन। अभी तक हमने पौधों से जो भोजन के बारे में बात की, और अब हम जानेंगे जंतुओं से भोजन हमें कैसे प्राप्त होता है। तो जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, दूध। जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, जैसे पौधे प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं वो मछली उनका मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। और हमने जैसे पौधों के खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा है, सीखा है अब तक कि हमें बीजों का चयन करना है, बुआई करनी है। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन देते हैं, आवास देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। और फिर क्या करते हैं, या बड़े पैमाने पर करते हैं, और हम इसी को पशुपालन कहते हैं। मतलब बिजनेस के तरह उसका यूज़ करते हैं पशुओं का, जिससे कि हमें खाद्य पदार्थ मिल सके, सबको खाद्य पदार्थ मिल सके। तो इसके लिए हम पशुओं को पालते हैं, और जब बड़े लेवल पे जब हम पालते हैं अपने घरों में और उनको आवास देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो जब ये सब कुछ हम बड़े पैमाने पर करते हैं तो हम इस प्रक्रिया को पशुपालन बोलते हैं। तो मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है रिवीजन का। तो ये है समरी इस चैप्टर की, जिससे हम रिवाइज करेंगे। आप अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को हम फसल बोलते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं, रबी और खरीफ की फसल। कौन से 2 वर्गों में बांटते हैं, रबी और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उससे समतल करना आवश्यक है। अब इस कार्य के लिए हल अथवा पाटल का उपयोग करते हैं। बीज को उचित गहराई पर बोना तथा उसके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। तो यहाँ पर जो भी बताया गया है शॉर्ट में, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 इसी चैप्टर में। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उन्हें ज़रूर देखिए। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता हो, जिसे कार्बनिक खाद और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं। आगे देखते हैं, कटाई का अर्थ यहाँ पर होता है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है, विनोइंग कहलाती है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी हम खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं, इसे हम पशुपालन कहते हैं। तो अब ये जो हमारा चैप्टर था फसल एवं प्रबंध, पूरी तरह से पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। चैप्टर काफ़ी बड़ा था। आई होप आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ये जो हमारी सीटेट एनसीईआरटी जो हमारी ये एनसीईआरटी की बुक है, ये सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 साइंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि डायरेक्ट साइंस की बुक से आते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि कैसे जो हमने अब तक 6-7 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट की है, उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा क्वेश्चन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।